हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इंडियन इकॉनमी। ठीक है, इंडियन इकॉनमी का वन शॉट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने वन शॉट कर चुका है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 12th की इंडियन इकॉनमी बम शॉट, सुपर धमाकेदार बम शॉट। हम ऐसे इसमें थ्योरी लेके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास चैप्टर में से जो मैं आपको बताऊंगी, आपको वो ही एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एज इट इज़ वो ही उठा के लिख देना है। और सबसे मेन पॉइंट कि आपको इकॉनमी में कोई भी क्वेश्चन पैराग्राफ में नहीं लिखना। अगर आपको एक लाइन भी आती है तो एक लाइन भी आपको पॉइंट बना के लिखना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे ऐसे डॉट्स लगा के पॉइंट्स बनाओ। कोई भी आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। मैं बार बार ये चीज़ बताती हूँ कि पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स बनाकर लिखो। तो जल्दी से देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडियन इकॉनमी है, तो इंडियन इकॉनमी जो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी और इंडिपेंडेंस के बाद कैसी थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो उसके बाद कैसी थी और उससे पहले कैसी थी, तो हम वो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम द इंडियन इकॉनमी वॉज अंडर डेवलप्ड। इंडियन इकॉनमी हमारी क्या थी? अंडर डेवलप थी, पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, एक वो स्टैग्नेंट थी। क्यों? क्योंकि 200 साल जो उन्होंने ब्रिटिश का रूल हुआ था, उसके बाद हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, वो अंडर डेवलप थी। और क्यों? क्योंकि 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो जो हमारी इंडिया है उसने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो नहीं गई, उसने सीधा इंडस्ट्री से वो सर्विस सेक्टर पे उसने जंप किया। तो इसलिए जो हमारी इंडियन इकॉनमी है वो पूरी इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर सेक्टर से वो इंडस्ट्रीज़ पे नहीं आया, सीधा उसने सर्विस सेक्टर्स पे क्या कर दिया? जंप कर दिया। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ को देखने में भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम तो की फीचर्स देखते हैं हम इसके। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब टाइम था इंडिपेंडेंस का, उस टाइम क्या थी? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं थी। जैसे हमने अभी देखा कि वो क्या थी? अंडर डेवलप थी। तो पर कैपिटा इनकम, अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं है तो उसकी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी? लो होगी। अगर वो डेवलप नहीं है तो उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी जीडीपी, जो भी हमारी पूरी कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू देखते हैं, तो वो भी क्या होगी? सब कुछ उसकी लो होगी, एंड ग्रोथ भी उसकी लो होगी, एंड ऑलमोस्ट स्टेगनेंट, वो एक स्टेगनेंट थी। हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो पॉवर्टी, गरीबी भी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अगर सारे एम्प्लॉयड होते, अगर सारे, आप एक बार ये खुद देखो, अगर सब एम्प्लॉयड होते, सबकी जॉब लगी होती, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होती, तो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी भी बढ़ती। तो वो अंडर डेवलप थोड़ी ना हुई। तो इसलिए यहाँ पे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि वो हाई पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था। ठीक है, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सेकंड हमारा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पुराने टाइम में क्या थी? एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। आज भी 70% पीपल एग्रीकल्चर पे ही हैं, लेकिन उस टाइम क्या थे? बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। आज तो फिर भी थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर, सर्विस सेक्टर थोड़ा डेवलप्ड है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ओल्ड टेक्निक्स, लैक ऑफ इरिगेशन एंड जमींदारी सिस्टम। लो प्रोडक्टिविटी होती थी लैंड्स पे, क्योंकि ऑल टेक्निक्स, वो बैलों का यूज़ करते थे। ठीक है, उनका यूज़ करते थे वो एग्रीकल्चर में। लैक ऑफ इरिगेशन, कोई भी इरिगेशन नहीं था, सब कुछ रेन पे डिपेंडेंट होता था। जमींदारी सिस्टम था। तो इनकी वजह से एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस भी थी, इतना एग्रीकल्चर में भी क्या था? डेवलप नहीं था। पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से हमारी इकॉनमी, हमारे इंडिया ने क्या, जो इकॉनमी है वो सीधा सर्विस सेक्टर पे गई, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना नहीं था। तो इन पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट। इंडिया लैक्ड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। उस टाइम क्या था? मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि कॉटन की होगी और जूट की होगी। और वो भी कॉटन और जूट क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने वो एक्सपोर्ट करना था,
वो एक्सपोर्ट करना था उसको, ठीक है, अनदर कंट्रीज़ में, फॉरेन्स में। तो इसलिए जो कि फ्यू उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए सिर्फ कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ को रखा हुआ था, ठीक है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स होते थे, मशीनरी गुड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता था क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। अगर इंडस्ट्रीज होती तो इम्पोर्ट क्यों करते। तो इसलिए पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, बहुत पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडिया में उस टाइम। फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर से, जैसे इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, ठीक है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स को भी इम्पोर्ट करता था। दिस मेड इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन, और जिसने इंडिया को क्या बना दिया था, बिल्कुल डिपेंडेंट बना दिया था ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं थी, कुछ भी बनता नहीं था, तो सब कुछ क्या करवाना पड़ता था, इंडिया में लेके आना पड़ता था, इंपोर्ट कराना पड़ता था। और सिर्फ एक्सपोर्ट, जो भी कुछ इंडस्ट्रीज थी, फ्यू इंडस्ट्री थी, वही सामान एक्सपोर्ट करा देते थे, बाहर भेज देते थे, जैसे कि कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, इंडिया सब कुछ, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फिनिश गुड्स हैं, वो सब कुछ इंपोर्ट करता था। इसलिए इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था, किस पे, पूरा का पूरा ब्रिटेन पे डिपेंडेंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट एक्सप्लॉयटेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत अच्छा था क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करना था बाहर को सामान, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, रोड्स बनाए, बट डेवलप मेनली टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, क्योंकि सिर्फ वो अपने इंटरेस्ट के लिए, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें इंडियंस का कोई भी इंटरेस्ट देखा जाए। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, रोड्स बनाए, ताकि वो उसका जो एक्सपोर्ट कराते हैं वो सामान को, जितना भी इंडिया में जो एक्सपोर्ट सामान था वो एक्सपोर्ट कराने के लिए उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ये सब कुछ बनाया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट था, बट क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ बनाया था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अराउंड 70 to 75% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने अभी देखा कि 70% जो कि है 70%, मोर देन 70% ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, ठीक है। तो इसलिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि इतना सब कुछ, इतने पीपल, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की 70 to 75% उस टाइम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो ये थे की फीचर्स। अब हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब कुछ था। अगर क्वेश्चन आए कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की इकोनॉमी कैसी थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो आपको ये सब कुछ एज इट इज़ उठा के लिख देना है। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसी थी। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वर्ड, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, तो आपको ये सब कुछ उठा के लिख देना एज इट इज़ विद पॉइंट्स, कि फर्स्ट पॉइंट ये लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन उसके सब पॉइंट्स बना के ये था, देन सेकंड पॉइंट एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, एंड उसके पॉइंट्स ये सेम एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है अब इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था, आफ्टर 1947, क्योंकि 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उस टाइम इंडिया ने कैसी इकोनॉमिक अडॉप्ट की, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उस टाइम क्या था, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। फीचर्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मीन्स उस टाइम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का भी सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक मीन्स, एंड प्राइवेट भी था। पब्लिक सेक्टर कंट्रोल्ड की इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर कौन सी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता था, स्टील एंड रेलवेज, एंड प्राइवेट सेक्टर कौन सी इंडस्ट्रीज को अलाउड करता था, अलाउड इन अदर एरियाज। तो स्टील्स और रेलवेज था, वो सब कुछ किस पे टोटली डिपेंडेंट था, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट उसको क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, एंड जो प्राइवेट सेक्टर दूसरे एरियाज को अलाउ था। प्लान्ड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड अंडर द प्लानिंग कमीशन 1950। प्लान डेवलपमेंट जो होती थी वो क्या, एक प्लान की जाती थी कि कैसे कुछ सब कुछ करना है, जैसे कि आज भी पहले सब कुछ प्लान किया जाता है कि हमें क्या क्या करना है। अब जैसे आपने भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले प्लान किया होगा कि मैंने ये करना है, ये सब कुछ पढ़ना है, तो वैसे ही एक प्लान्ड डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, जो कि स्टार्टेड किसके अंडर की गई, एक प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसके अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी। तो एक प्लान डेवलपमेंट सिस्टम हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस टू इंश्योर बैलेंस्ड ग्रोथ। तो अब गवर्नमेंट अगर डिसीजंस लेती है, प्लान करती है, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन होगी, तो गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है,
इकोनॉमिक डिसीजंस लेती थी वो, ताकि ग्रोथ हो जो इंडिया की वो एक बैलेंस्ड रहे, मतलब बहुत सही रहे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस का ऐसे क्वेश्चन आपको दिखता है, ज़रूर दिखेगा, या तो दिखेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी इकॉनमी थी, या फिर बिफोर इंडिपेंडेंस की थी, या मोस्टली ये दिखता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। तो आपको ये वाला पेज एंड दिस पेज एज इट इज़ उठा के लिख देना। ठीक है, इंडिपेंडेंस, अगर सारा का सारा अगर इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कोई अगर आपको ये वर्ड्स भी ना दिखें, आफ्टर, बिफोर, ये इंडियन इकोनॉमी, ऑन द ईव, ये वर्ड्स भी ना दिखें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको अगर ये वर्ड्स दिख जाए, इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर दिखेगा। जिस क्वेश्चन में ये दिख जाए तो ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये दोनों स्लाइड आपको उठा के लिख देनी है। अब नेक्स्ट करते हैं हम 5 ईयर प्लान के बारे में कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे। 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आया तो जो हम ये स्लाइड पढ़ रहे हैं आपको ये लिखनी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 और 1956 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। तो उसका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रखा गया था उसका मेजर जो रोल था, मेजर फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, डेवलपमेंट, ताकि जो इरिगेशन अच्छी नहीं थी, जो इरिगेशन अच्छी नहीं थी, डैम्स नहीं थे, तो उस सेक्टर पे मींस उसका डेवलपमेंट करना था। तो मेन फोकस किस पे था, इरिगेशन, अगर डैम्स बना रहे हैं हम पानी के लिए तो किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेन फोकस था। इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ताकि क्या है जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो क्या हो, इंक्रीज होए, बढ़े, अच्छी क्वालिटी फूड ग्रेन्स हो, और ये कंसिडर्ड सक्सेसफुली, और ये सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिखा, देन उसको आपने ऐसे बॉक्स में डाल दिया, देन की पॉइंट्स बनाओ, मेन फोकस एग्रीकल्चरल, एंड देन पॉइंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड डैम्स एंड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंसिडर सक्सेसफुली। इसको थोड़ा सा कि इसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड प्लांट्स, थोड़ा बहुत आपने 1-2 पॉइंट्स 1-2 लाइन लिख दी, इरिगेशन एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1-2 थोड़े वर्ड्स लिख दिए, कंसिडर्ड सक्सेसफुली, इट कंसिडर्ड सक्सेसफुली थोड़ा लिख दिया, बस दैट इज इट। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था, उसका मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब ये तो सक्सेसफुल हो गया था, एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो गया था, एग्रीकल्चर के बाद फिर इरिगेशन पे सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो कि 1956 से 1961 तक चला। अगर 5 साल ये चला तो 56 से नेक्स्ट वाला होगा 5 साल तक, तो 56 से 57, 57 से 58, 58 से 59, 60 से 61। ठीक है, तो मीन्स 56, 57, 58, 59, 60 एंड 61। तो ये 56 से 61 तक चला, पूरा 61 भी था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान तो ऐसे ही ऐड कर लेना है, याद नहीं रखना, तो ऐसे ही फर्स्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सारे पता लग जाएंगे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो किसका मेन फोकस किस पे था, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था तो मीन्स इंडस्ट्रीज, तो डेवलपमेंट ऑफ, ताकि क्या करें, हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो, जैसे कि स्टील होगी, मशीन्स होगी। ये किस पे बेस्ड था, महलनोबिस मॉडल। इसको महलनोबिस, सेकंड 5 ईयर प्लान को महलनोबिस मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि ये महलनोबिस ने दिया था। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ताकि क्या हो, एक्सपेंशन हो पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक्सपेंशन हो। तो इसमें ये उसके की पॉइंट्स थे, मेजर फोकस था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, फर्स्ट एग्रीकल्चर पे था, लेकिन सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था तो मीन्स उसमें इंडस्ट्रीज़ का रोल था, तो आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में 1-2 पॉइंट इनके लिख सकती हैं। और इसमें एग्रीकल्चर में था तो एग्रीकल्चर के बारे में 3 पॉइंट्स लिखे, उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड 5 ईयर प्लान क्या बताता है, उसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस, मीन्स दोनों पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे भी एंड इंडस्ट्रीज पे भी। Focus on agricultural and industries both and affected by Sino-Indo War and droughts। और इसमें इफेक्ट क्या हुआ, Sino-Indo War and droughts, क्योंकि इसमें वॉर हो गई थी और ये बिल्कुल भी मीन्स सक्सेसफुल नहीं रहा, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो हमारा फर्स्ट था और सेकंड था वो हमारे
सक्सेसफुल रहे। फर्स्ट तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा और ये मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा था, बट लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। टारगेट इसमें 5.6 रखा गया था, लेकिन अचीव सिर्फ 2.8% हुआ था, इसलिए ये बिल्कुल फेल हो गया था। ठीक है, और ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि अफेक्टेड बाय सीनो इंडो वॉर, मीन्स यहाँ पे चाइना और इंडिया की वॉर हो गई थी, एंड फिर बीच में पाकिस्तान भी आ गया था वॉर के लिए। ठीक है, उसने मौका देखा और फिर वो भी आ गया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं चला ये वाला मॉडल। ठीक है, तो ये इसका टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ और ये बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। और इसमें क्या थे, ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे इंडो वॉर के बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया था, बिल्कुल ड्रॉट पड़ गई थी, सेवरल ड्रॉट्स पड़ गई थी। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो गया था, ड्रॉट पड़ गई, तो जो हंगर एंड पोवर्टी, गरीबी और भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी इस टाइम पे। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब उसके बाद है जब इनमें ये फेल हो गया था तो बीच में आया थोड़ा गैप। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेल हो गया था, तो प्लान हॉलीडे मीन्स 1966 टू 69 कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं चला। ठीक है, नो 5 ईयर प्लान, 3 एनुअल प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड। बीच में बस थोड़ा थोड़ा कुछ भी, बस मतलब कि इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ लाया गया था, वरना इसमें क्या थी, ये प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा, थर्ड के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कहाँ से आता है, 1969 टू 1974। इसका मेन फोकस था अब ग्रोथ करनी थी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही ग्रोथ डाउन हो गई थी, तो मेन फोकस किस पे रखा, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पे। और इसमें था कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डाउन हो गया था, हंगर पॉवर्टी बिल्कुल हो गई थी, तो यहाँ पे क्या हो गई थी, इन्फ्लेशन हो गई थी, मीन्स महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन हो गई थी। तो इसलिए कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को और पॉवर्टी, गरीबी को क्या करना, कम करना, रिड्यूस करना। तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान का मोटिव। तो नेक्स्ट आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1979 तक चला। मेन फोकस था इस पे पॉवर्टी रिमूवल। ठीक है, तो उसमें पॉवर्टी रिमूवल था, तो इसमें भी पॉवर्टी रिमूवल चला, गरीबी हटाओ। पॉवर्टी रिमूवल मीन्स गरीबी हटाओ, तो इसमें गरीबी हटाओ का एक नारा भी आया। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इसका था पॉवर्टी को हटाओ, गरीबी को हटाओ और एम्प्लॉयमेंट लेके आओ, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मोटिव, कि गरीबी हटाओ और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और जो ये गरीबी हटाओ का जो ये है, ये किसने दिया था, ये दिया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी, तो जो ये गरीबी हटाओ का नारा था ये इंदिरा गांधी ने दिया था। इसमें पॉवर्टी रिमूवल एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब नेक्स्ट आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985 तक चलता है, और इसमें क्या था, इसमें पॉवर्टी रिडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मेन फोकस किस पे था, पॉवर्टी रिडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, और पॉवर्टी रिड्यूस करना तो इंक्रीज करना नेशनल इनकम को, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और नेशनल इनकम को क्या करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज नेशनल इनकम। और टेक्नोलॉजी को लेकर आना, कि टेक्नोलॉजी को क्या करना, मॉडर्न करना, मॉडर्नाइजेशन। अगर टेक्नोलॉजी लेके आना तो मीन्स इकोनॉमी को क्या करना, मॉडर्न करना। ठीक है, डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को लेके आना, मॉडर्नाइजेशन करना, तो मीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आना, एंड बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आना। और इसमें क्या था, जो इसमें बहुत सारे वो भी चलाई जाती है, इसमें स्कीम्स भी चलाई जाती है, इसमें सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा। तो बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसमें याद रखना कि इसमें नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, टेक्नोलॉजी लेके आना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आना, ताकि जो हमारी इनकम है वो क्या होए, इंडिया की इंक्रीज होए, इंक्रीज नेशनल इनकम। सेवन्थ 5 ईयर प्लान। अब सेवन्थ 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, इसका मेन फोकस किस पे था, मेन फोकस इस पे था प्रोडक्टिविटी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी हो, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हो। ठीक है, इसमें क्या था, प्रोडक्टिविटी एंड फूड
ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लेके आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स वर्क लेके आए सभी के लिए, क्या लेके आए, काम लेके आए सभी के लिए, वर्क। तो इसमें क्या था, फोकस मॉडर्नाइजेशन पे सेम, अगर वर्क लेके आएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे तो थोड़ी अगर इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन होगी, मॉडर्न होगी, तभी वो काम करेंगे। देन स्ट्रेंथनिंग सेल्फ रिलायंस, स्ट्रेंथन करना सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंडेंट, ठीक है, खुद पे डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वर्क लेके आए, किस जो इकोनॉमी है जो स्ट्रेंथनिंग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये था 7th 5 ईयर प्लान का मोटिव। नेक्स्ट आता है 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसमें अगर सेल्फ डिपेंडेंट का मोटिव लेके आए तो नेक्स्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन की डेवलपमेंट हो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होएगा कि उसको एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ डेवलपमेंट हो। स्टार्टेड आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई, तो ये क्या हो, किसके बाद स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद। अब ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थी, अभी हम पढ़ेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो स्टार्टेड आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 9th 5 ईयर प्लान क्या कहता है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, रूरल डेवलपमेंट में फोकस हो, पॉवर्टी रिडक्शन। अब रूरल डेवलपमेंट में क्या होते हैं ज़्यादातर, रूरल डेवलपमेंट कि रूरल पीपल, अर्बन पीपल को क्या बोलते हैं, थोड़ा रिच, एंड रूरल डेवलपमेंट में थोड़ा बैकवर्डनेस होती है, बैकवर्डनेस। तो इसलिए कि वहाँ पे क्या है, जो पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी क्या है, रूरल पॉवर्टी है, उसको क्या करो, रिड्यूस करो, रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करो, ठीक है। तो इसका इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस क्या था इस पे, रूरल डेवलपमेंट पे, गांव में, गांव के लोगों पर, एंड उनको क्या करो, प्रोडक्शन, जो पॉवर्टी रिडक्शन है, उनकी पॉवर्टी को, गरीबी को हटाओ। 10th 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, हाई ग्रोथ रेट। अब ये जब सब कुछ हो गया तो ग्रोथ रेट को हाई करो, टारगेट 8 जीडीपी ग्रोथ, टारगेट ऑफ 8 जीडीपी ग्रोथ। तो इसमें क्या था, ये ड्यूरेशन थी 2002 से 2007 तक, हाई ग्रोथ रेट लेके आओ, ठीक है, इकोनॉमी की जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी है, उसको बढ़ाओ, और इसमें टारगेट 8 जीडीपी ग्रोथ था। नेक्स्ट आता है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान पे इंक्लूसिव ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, 2007 से जो 2012 तक चलता है। इसमें मेन फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। 11th 5 ईयर प्लान, इसमें भी ये भी बिल्कुल फेल था, ये भी बिल्कुल फेल हुआ, ठीक है। अब कौन कौन से फेल हुए हम ये देखते हैं। फेल 11th भी हमारा जो है ये भी फेल हुआ, जो हमारा 10th था ये भी फेल हुआ, फेलर। जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान था ये भी बिल्कुल फेल हुआ, क्योंकि मोस्टली क्या हुए, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ के मोस्टली क्या हुए, सारे फेल ही हुए। 8th 5 ईयर था ये बिल्कुल हाईली सक्सेसफुल था, ह्यूमन की डेवलपमेंट हाईली सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, तो ये थोड़ा हाईली सक्सेसफुल रहा। जो 7th 5 ईयर प्लान था हमारा कि सेल्फ रिलायंस का, क्योंकि सबको काम चाहिए था, तो ये भी थोड़ा हमारा क्या रहा, ये भी सक्सेसफुल रहा। 6th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान है ये भी सक्सेसफुल रहा, ये भी सक्सेसफुल। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से सक्सेसफुल रहे, कौन कौन से फेलर रहे, ठीक है। हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 12th 5 ईयर प्लान, मेन फोकस किस पे था, फास्टर सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और 2017 के बाद बिल्कुल भी कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लेके आया, जब से क्या हुई थी, मोदी गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद से कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया। 5 ईयर प्लान को हटा के क्या लेके आए, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ये रिप्लेस्ड कर दिया नीति आयोग से। 5 ईयर प्लान्स प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने बहुत एक मेजर रोल किया था कि इंडिया को हम बदले एग्रीकल्चर में, बेस्ड ऑन इकोनॉमी टू अ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फोकसिंग ऑन ग्रोथ,
इक्वालिटी एंड सेल्फ रिलायंस, कि एग्रीकल्चर से क्या करे, इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करे, ग्रोथ पे फोकस करे, इक्वालिटी पे करे, सेल्फ रिलायंस करे, लेकिन कुछ भी बिल्कुल कम सक्सेसफुल रहा, वरना मोस्टली क्या रहा, फेलर ही रहा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा सक्सेसफुल रहा 5 ईयर प्लान एंड कौन कौन सा नहीं रहा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, एक मिनट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12। अब हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, जो कि हमारा बहुत सक्सेसफुल ही रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो, वो बहुत, ये रहा हमारा सक्सेसफुल। और जो सेकंड 5 ईयर था वो हमारा रहा मॉडरेटली सक्सेसफुल, मीन्स ये भी क्या रहा, सक्सेसफुल ही रहा। ठीक है, हम सक्सेसफुल को ऐसे करते हैं और नॉट सक्सेसफुल को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा सक्सेसफुल रहा, सेकंड भी हमारा सक्सेसफुल रहा, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा क्या रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो हमारा टारगेट है वो बहुत ही, बिल्कुल ही बहुत कम अचीव हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो भी हमारा बिल्कुल फेल रहा। फोर्थ 5 ईयर प्लान भी हमारा फेल रहा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करते ही हमारा मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा। सेवेंथ की बात करते हैं ये भी सक्सेसफुल रहा। तो ये जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये हमारे तीनों सक्सेसफुल रहे। उसके बाद एट्थ की बात करते हैं हम, एट्थ 5 ईयर प्लान। एट्थ 5 ईयर प्लान भी हमारा सक्सेसफुल रहा। नाइन्थ 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो गया। 10th 5 ईयर प्लान भी हमारा फेल हो गया। 11th 5 ईयर प्लान भी हमारा फेल हो गया। एंड 12th 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट कितना रखा था हमने, टारगेट इसमें हमने रखा था 8%, और उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद हमने जो ये 5 ईयर प्लान है उसको हटा के नीति आयोग हम लेके आ गए। तो पहले 2 सही थे, मीन्स हमारे सक्सेसफुल रहे, फिर 2 हमारे फेल हो गए, फिर हमारे 1 2 3 4 सक्सेसफुल रहे। ठीक है, इसमें हमारे 2 सक्सेसफुल रहे, 2 फेल रहे, 4 सक्सेसफुल रहे, 3 फेल रहे। अब 8th की बात, हम यहाँ पे भी 4 ही होता, पर हम इसको रिप्लेस करके कि हमने नीति आयोग लेके आ गए, तो हम क्या रहा, हमने 2 2 सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। अब कॉमन की बात करें तो कॉमन गोल क्या था सारे 5 ईयर प्लान्स का, तो इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर प्लान्स स्टार्टिंग इन 1951, इम्प्रूव द इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए 5 ईयर प्लान लेके आए थे, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ होए, नेशनल इनकम इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, मॉडर्न हो, इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने के लिए ताकि न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, साइंटिफिक मेथड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद पे क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज पे क्या हो, बिल्कुल कम डिपेंडेंस हो, ताकि हम खुद के डिपेंडेंट हो। इंडस्ट्रीज में हम क्या है, खुद का वर्क करें, खुद की इंडस्ट्रीज, खुद का हम इंपोर्ट बिल्कुल कम करें, इंपोर्ट हम बिल्कुल कम करें, खुद की हम सारे जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं वो पूरी अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें। इक्विटी हो, सोशल जस्टिस, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्या सबके लिए जॉब्स लेके आएँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ, ताकि क्या है जो पॉपुलेशन है उसकी क्या हो, ग्रोथ हो। इसमें क्या था कि इसमें इंडस्ट्रीज़ भी हमारी बढ़ेगी, अगर हम इंपोर्ट ना करें सामान को, इंपोर्ट अगर हम ना करें और खुद में ही अपने उसमें बनाएं तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी एंड सेकंड ग्रोथ भी होगी अगर हम खुद के उसमें बनाएं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सबके लिए क्या आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो एट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अ वीक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, but through a mixed economy system and 5-year plans effort made to achieve growth, equality and self reliance। तो ये हमारा कॉमन था सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स का। ठीक है, क्या लेके आए, अचीव ग्रोथ अचीव हो, इक्वालिटी और सेल्फ रिलायंस, खुद की डिपेंडेंट हो और इम्पोर्ट बिल्कुल कम हो। तो ये कॉमन गोल था 5 ईयर प्लान्स का। 5 ईयर प्लान्स का कोई भी क्वेश्चन आए
5 ईयर प्लान्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लिख के सब कुछ, एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या देना है, कंक्लूजन ये रहा कि टोटल पूरा का पूरा 5 ईयर प्लान्स का मोटिव क्या था, ये मोटिव था। अब नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एलपीजी पॉलिसी। अब क्वेश्चन आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगर क्वेश्चन में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थी सिंस 1991, या फिर लिखा है अलग अलग कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो जो हम यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। फर्स्ट हमारा था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेकेंड हमारा था 5 ईयर प्लान, एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। In 1991, India introduced major economic reforms due to a several economic crises, high inflation, low foreign reserves. These reforms are known as LPG policy, liberalization, privatization and globalization introduced by Dr. मनमोहन सिंह। तो 1991 में क्या इंडिया इंट्रोड्यूस करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या से है, एलपीजी पॉलिसी मीन्स लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताकि जो कि जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई थी हाई इन्फ्लेशन की वजह से, लो फॉरेन रिजर्व्स की वजह से, तो इसलिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और वन बाय वन करके हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण, मीन्स रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस टू अलाउ फ्री फंक्शनिंग ऑफ मार्केट, कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है इंडस्ट्रीज में वो बिल्कुल उसको रिमूव करके हम उनको फ्रीली मार्केट को फंक्शनिंग करने दें। तो ये था लिबरलाइजेशन का मतलब। फीचर्स क्या था इसके, एबोलिश ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज को रिड्यूस करो, क्या करो, लाइसेंस, कि इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता था, जो कि क्या चाहिए होता था, लाइसेंस, जो कि लाइसेंस चाहिए होता था इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, तो उसको क्या करो बिल्कुल, क्योंकि लाइसेंस नहीं बनता था तो मार्केट इंडस्ट्रीज नहीं होती थी और वो रन नहीं करती, तो इसलिए एबोलिश ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस राज था उसको क्या करो, बिल्कुल खत्म करो। टैक्सेस को और जो टैरिफ्स लगते हैं, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड टैरिफ्स, इनको हटाओ, टैक्सेस को हटाओ, टैरिफ्स को हटाओ। फ्रीडम फॉर बिजनेसमैन को पूरी फ्रीडम तो अपना एक्सपैंड करने के और इन्वेस्ट करने के लिए, कि वो अपना इंडस्ट्रीज है, जो अपना बिजनेस है वो फ्रीली क्या करे, फ्रीली उसको क्या कर सकते हैं, फ्रीली उसको रन कर सकते हैं, फ्रीली चला सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक्स में, स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है, कि उनको जो क्या है, उनको रन करने के लिए क्या मिले, इनकम मिले, उनको लोन्स मिले, ताकि सब कुछ क्या था इसमें कि गवर्नमेंट, इसका ओवरऑल मोटिव ये था कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को हटा के उनको फ्री रन करने दो बिजनेसमैन्स को, उनकी मार्केट्स, उनका बिजनेस। तो इसके इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कंपटीशन, इसके प्रोज क्या हुए, प्रोज इसके हुए इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड इसके कॉन्स क्या हुए, डिमेरिट्स क्या हुए, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज फेस टफ कंपटीशन, और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं थी, ज़्यादा मनी नहीं थी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने की, और वो बहुत ज़्यादा क्या करेगी, कंपटीशन को फेस करेगी। तो इसके मेरिट्स तो ये हुए और डीमेरिट्स के ये हुए। तो इसमें क्या था मेन मोटिव, कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस, जो लाइसेंस राज है उसको हटाओ एंड फ्रीली उनको क्या करने दो, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने दो, रन करने दो, वो था लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से ही पता लग रहा है प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट कर दो। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, कि जितना भी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक से क्या पता लगता है, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको एक प्राइवेट सेक्टर में लेके आना। फीचर्स क्या हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्ट करता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओपनिंग सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और जितने भी प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें क्या होगी, उनके लिए एक ओपनिंग होगी कि वो सब उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिड्यूस रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, और जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसका बिजनेस में जो रोल है उसको बिल्कुल क्या करो, ख़त्म कर दो या बिल्कुल कम। तो इसके कॉन्स क्या हुए, इसके कॉन्स एंड इसके
डीमेरिट्स मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स तो है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आएगी, बेटर सर्विसेज मिलेगी सभी को एंड इनोवेशन। एंड इसके तो डीमेरिट्स क्या हुए, जॉब इनसिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए जॉब इनसिक्योरिटी, उनको परमानेंट जॉब नहीं होगी। फोकस ऑन प्रॉफिट ओवर सोशल वेलफेयर, उनका जो प्राइवेट अगर सब कुछ हो गया तो पब्लिक सेक्टर में क्या सबको क्या मिलता है पब्लिक से, मीन्स गवर्नमेंट से क्या पता लग रहा है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट चीज़ है मीन्स फ्री, और प्राइवेट में मीन्स उसको किसी भी चीज़ के लिए पे करना। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा होएगा रेदर देन सोशल वेलफेयर, लोगों का भला। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, और सब अपना जो प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे, प्रॉफिट मोटिव देखेंगे। तो फोकस ऑन प्रॉफिट ओवर वेलफेयर, वेलफेयर सोशल वेलफेयर बिल्कुल कम होगा और सभी लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो ये थे इसके डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल से पता लग रहा है हम ओवरऑल ग्लोब। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स इंटीग्रेशन करना इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी को अदर इकोनॉमिक से, अदर वर्ल्ड से। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, कि जितने भी रिमूवल ट्रेड बैरियर्स हैं इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए, उसको रिमूव करना। एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन की लोग हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। एंटर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, की बाहर की जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो आए, कि जो इंडिया की मार्केट है वो ग्लोबली क्या हो, ग्लोबली इंटरैक्ट हो, ग्लोबली क्या हो, इंटरैक्ट हो। ठीक है, ग्लोबली इंटरैक्ट हो विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अदर इकोनॉमी से वर्ल्ड की क्या हो, डायरेक्टली इंटरैक्ट हो। तो ग्लोबलाइजेशन कि इंडिया की मार्केट्स को ग्लोबलाइजेशन करना। तो एसेस टू ग्लोबल मार्केट्स, इसके मेरिट्स क्या हो, एसेस टू ग्लोबल मार्केट्स, बेटर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी गुड्स मिले। और इसके क्या हो, हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डीमेरिट्स, इंडस्ट्रीज को क्या होगा फिर अगर ग्लोबली कर दिया तो इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है मीन्स खुद की इंडस्ट्रीज है उसको थोड़ा हार्म हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, जो लोग क्या है ज़्यादातर डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज को, डिपेंडेंस क्या आएगी, जो डिपेंडेंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गए इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का, और इसमें देखते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था एलपीजी रिफॉर्म्स का। पॉजिटिव इफेक्ट था, हाई इकोनॉमिक रेट होगा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बेटर क्वालिटी गुड्स मिलेंगे और सर्विसेज मिलेंगी। आईटी सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो क्या होएगा, उसको वो एक्सपैंड होगा, सर्विस सेक्टर एक्सपैंड होगा। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होए, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा बिल्कुल। जॉबलेस ग्रोथ, सबके लिए क्या हो जाएगी, जॉबलेस ग्रोथ होएगी सब सेक्टर्स में। तो कंक्लूजन क्या है इसका, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, ट्रांसफॉर्म इंडिया के लिए इनटू अ मोर ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी लीडिंग टू रैपिड ग्रोथ बट ऑल्सो क्रिएटिंग चैलेंजेस। वो रैपिड ग्रोथ तो उसके लिए आएगी बट वो चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे कि इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो इसका था कंक्लूजन। तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपको क्या कर देना है, उठा के यहाँ तक कि ओवरऑल इम्पैक्ट था लिख देना। अब नेक्स्ट आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, skills, health and abilities of people which make them productive resources for the economy. Human capital formation means increasing the knowledge, knowledge को increase करना, skills को increase करना, health को, peoples की ability को, उनकी क्षमता को, which makes them productive resources for the economy, ताकि वो क्या है, वो productive resource बने economy के लिए। कि how people कैसे एक resource बन सकता है, तो people become a valuable resource when they are educated, जब वो एजुकेट हों, जब वो ट्रेंड हों, हेल्दी हों एंड स्किल्ड हों। एजुकेटेड मीन उनके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो काम करने की, ट्रेंड हो, एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो, कि वो अच्छा काम करे जिससे क्या हो, ओवरऑल ग्रोथ हो। हेल्दी, कैन बेटर वर्क बेटर एंड लॉन्गर, वो अच्छा काम करे और देर टाइम तक कर सके, हेल्दी हो वो। स्किल्ड, कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन डिफरेंट सेक्टर्स, स्किल्ड हो कि वो कोई भी सेक्टर में अगर उनको काम मिले तो वो कर सकते हैं।
An educated person is a liability, but after education and training, they become a human resource. एक अनएजुकेटेड पर्सन एक लाइबिलिटी है, बट अगर उसको एजुकेशन मिल जाए, उसको ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा. एक वो क्या बन जाता है, एक वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है. जैसे कि अब रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इम्पोर्टेंट है, कर ही लेना, आ सकता है. रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन कैपिटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. कैसे प्ले करता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद बेटर क्वालिटी. स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास अच्छी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का. प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. बेटर वर्कफोर्स, अच्छी लेबर होगी, अच्छी वर्कफोर्स होगी तो हाई जीडीपी एंड नेशनल इनकम, तो ग्रोथ भी क्या होगी, हाई. ग्रोथ भी क्या होगी, हाई. एनकरेजेस इनोवेशन. एजुकेटेड पीपल डिवेल्प्स न्यू आइडियाज़. और जितने भी एजुकेटेड पीपल्स होते हैं उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है और मेथड्स होते हैं, तो एनकरेजेस इनोवेशन. इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कैसे होएगा, हाई इनकम होगी, लीड्स टू बेटर लिविंग कंडीशन. अगर उनके पास स्किल्ड हो गई, उनके पास एजुकेशन हो गई, स्किल्ड वर्कर्स होंगे तो अर्न ज़्यादा करेंगे, तो इनकम लेवल, अगर उनका हाई लेवल इनकम होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और जिससे क्या होगी, पॉवर्टी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. स्किल्ड पीपल गेट बेटर जॉब, उनको बेटर जॉब मिलेगी, जिससे क्या होगी, गरीबी कम होगी और बेरोजगारी भी क्या होगी, हटेगी. ठीक है, वो भी बहुत कम होगी. तो ये थे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. तो ग्रोथ कैसे होती है एजुकेशन सेक्टर की इंडिया में. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन. इंडिया ने फोकस किया है ताकि वो एजुकेशन सेक्टर को क्या करे, इम्प्रूव करे, अच्छा कर सके. उसके की डेवलपमेंट्स क्या रहे, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को एक्सपैंड करे. लिटरेसी रेट फ्रॉम वेरी लो टू मच हायर टुडे. जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है, फ्रॉम वेरी लो टू मच हायर. तो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो ये गवर्नमेंट की क्या है, स्कीम्स हैं. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना, सिर्फ रीड कर लेना. नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं इसके. राइज इन एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज़्यादा ग्रोथ होना. टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, मोर फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है. चैलेंजेस क्या है इसके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टिल एन इशू. चैलेंजेस की बहुत अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलना स्टिल एक इशू है ये. अनइक्वल एसेस इन रूरल वर्सेस अर्बन. रूरल में और अर्बन में, रूरल में वही कि ना पढ़ाओ ये सब कुछ. ठीक है, अनइक्वल एसेस है रूरल्स में अर्बन एरियाज़ के रिगार्डिंग. एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेशन यूथ. अनएम्प्लॉयमेंट है मीन्स बेरोजगारी है अभी भी. बेशक वो क्या है, अगर एजुकेशन सेक्टर को हाई भी कर दिया है, वो अच्छा भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बेरोजगारी है. तो एजुकेशन, तो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेशन यूथ, एजुकेटेड यूथ. कंक्लूजन क्या इसका, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एजुकेशन बट इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इक्वल एसेस रिमेन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो एसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया में जो प्रोग्रेस की गई है एजुकेशन के ऊपर वो अच्छी है, बट लेकिन फिर भी इम्प्रूविंग, उसको क्या करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि क्या होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल कम हो सके और सबके लिए जो इक्वल एसेस है वो क्या रहे, इंपॉर्टेंट रहे और वो सेम रहे. अब नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. रूरल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है. Rural development means improving the economic and social conditions of people living in rural areas by increasing income, employment and quality of life. Rural development means improve करना economic and social conditions को. Economic means like financial condition, और उनकी social conditions को improve करना, जो कि लोग रहते हैं गाँव के, मीन्स गाँव के लोग रहते हैं जो गाँव में, बाय ताकि उनकी इनकम को इंक्रीज़ करना. एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी हटाना और उनको काम देना, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको भी क्या करना, इंक्रीज करना. तो की इश्यूज़ क्या, रूरल एरियाज़ में इश्यूज़ क्या हैं, क्रेडिट. फार्मर्स नीड्स मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजेशन एंड इक्विपमेंट. जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए ताकि जब वो एग्रीकल्चर करते हैं, सीड्स खरीदने में, फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह एंड इक्विपमेंट जो भी यूज़ होते हैं.
प्रॉब्लम्स क्या इसकी, डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, उनको डिपेंड होना पड़ता है मनी लेंडर्स पे, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, जिनसे वो पैसे लेते हैं, हाई मनी रेट, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं मनी लेंडर्स, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ एक्सेस टू बैंक, उनको बैंक से इतना लोन नहीं मिल पाता, लैक एक्सेस है बैंक से, पुअर रिपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, और वो जो पैसा लेते हैं वो उसको रिमूव मीन्स वापस करने में भी बहुत क्या, उनकी रिपेमेंट जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है इन सबको, सोल्यूशन इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर बैंक, ताकि क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, की जो फार्मर्स हैं उनको क्या मिले, इंडस्ट्रियल थोड़ा सा क्रेडिट मिले, बैंक्स दे उनको, कोऑपरेटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स दे, ताकि वो क्या है सही से अपना क्या कर सके, पैसे ले सके, और मीन्स उनको कुछ स्कीम्स दें ऐसी कि जिनके पास उसको मनी आ सकते हैं, और वो सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट जो भी मीन्स एग्रीकल्चर में जो भी उनके लिए जो भी मटीरियल है यूज़ होना है वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके, और अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। फार्मर्स ऑफन डू नॉट गेट फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस, और जो भी अगर फार्मर्स जो भी अपना प्रोड्यूस करते भी हैं, अगर उनकी एग्रीकल्चर में उनकी जो अच्छी भी उनकी पैदावार होती है, वो अच्छा भी सामान मीन्स जो भी वो अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में जो भी उगाते हैं, तो वो अगर उनको अच्छा भी प्रोड्यूस हो जाए तो उनको फेयर प्राइजेस नहीं मिलते, अच्छा दाम नहीं मिलता उन चीज़ का। तो प्रॉब्लम्स क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते, उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो उनको स्टोर कर सके, ठीक है, और उसके बाद स्टोर नहीं कर सकते तो वो जल्दी के जल्दी उनको बेचना चाहते हैं, जिनसे उनको क्या है फेयर प्राइजेस नहीं मिलते। मिडल मैन एक्सप्लोइटेशन, जो बीच में लोग होते हैं वो खा जाते हैं पैसे। पुअर ट्रांसपोर्टेशन, ले जाने की दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो उसको वो स्टोर ना कर लें, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता तो वो स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको ये होता है कि जितनी जल्दी वो बिक जाए, उनके पास जितने भी पैसे आए तो उनको बेच देते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, रेगुलेटेड मार्केट, जैसे कि मंडीज होगी, बेटर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो उनके पास, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स एमएसपी, कि इतना तो प्राइस है ही कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो मार्केटिंग कंडीशंस में उसको प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ती है, और उनका सोल्यूशंस ये है। अब थोड़ा सा पानी पी ले। अब नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय पीपल टू हेल्प ईच अदर। कोऑपरेटिव्स क्या होती है, कोऑपरेटिव्स वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक दूसरे पीपल को क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प ईच अदर, जैसे कि अमूल डेयरी रिवोल्यूशन, और जैसे कि जो गांव में वो क्या होती है यार, एक वो जो वो गांव में वो पैसे इकट्ठा करते हैं, वो स्कीम्स नहीं चलाते हैं कि जिसको ज़रूरत हो और वो एक दूसरे की तो हेल्प कर सकें, क्या होता है वो, दिमाग में मेरे नाम घूम रहा है उसका और याद नहीं आ रहा। तो क्या है कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय पीपल टू हेल्प ईच अदर, तो एक दूसरे को हेल्प करना। अमूल डेयरी रिवोल्यूशन, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि क्रेडिट प्रोवाइड कर सके लो इंटरेस्ट रेट पे, उनको क्या है पैसे प्रोवाइड कर सकते कि इंटरेस्ट रेट उनका कम हो, ठीक है। हेल्प इन मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उनको हेल्प मिले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में, फेयर प्राइसेस हो फार्मर्स के लिए, और रूरल डेवलपमेंट की जो गांव के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट हो उसको क्या करे, प्रमोट करें, ठीक है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, इट मीन्स एग्रीकल्चरल डाइफिकेशंस, अगर मीन्स एक जो मीन्स फार्मर हैं वो अगर शिफ्ट करें ओनली वन क्रॉप फार्मिंग टू अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि उसको जो क्रॉपिंग सिस्टम है उनको उसको शिफ्ट करें ओनली क्रॉप फार्मिंग से अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मोर इनकम सोर्सेज, अगर मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग तो उनको क्या हो, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो उनको इनकम सोर्सेज भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ फेरल क्रॉप, तो उनके जो अगर एक में उनकी कमी भी हो गई तो दूसरे में क्या पता उनकी इनकम हो जाए, अगर एक में तो ठीक है, अगर एक ही वो एक प्लॉट में मीन्स एक ही लैंड में अगर एक ही चीज़ वो उगा रहे हैं और उसी का ही प्राइस बिल्कुल कम हो गया तो मीन्स वो तो उसके लिए रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग की, अगर एक में एक जो सोर्स है उसमें अगर इनकम कम हो जाए तो दूसरे में तो थोड़ी उसका क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है।
एग्रीकल्चरल अल्टरनेटिव फार्मिंग मीन्स ये हो रहा है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी आपको करा दो ताकि एग्ज़ाम है आपको और आप उसको रिवाइज भी कर सको। तो अल्टरनेटिव फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगी? वो मेथड ऑफ फार्मिंग कि लोग क्या करें, जो केमिकल्स को, जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं जो अपने फार्मिंग में वो यूज़ करते हैं उसको ना करें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो मीन्स इको फ्रेंडली हो, वो सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन हो उससे, और वो अच्छे खाने में भी अच्छे हो, मीन्स हम केमिकल ना खाएं। तो फीचर्स क्या हो गए? यूज़ ऑफ मैनुअल मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर क्या करें उसमें डालें, मीन्स वो मीन्स जो वो खाद है उसमें जो भी फर्टिलाइजर्स वो उसमें डालते हैं वो दवाइयाँ वैसे ही ना डालें, उसमें वो नेचुरल मैन्योर डालें, मीन्स जैसे कि काउ डंग हो गया, ठीक है, वो उसमें वो यूज़ करें। इको फ्रेंडली मेथड्स हों, ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी भी क्या बनी रहे। एडवांटेजेस क्या हो गए? हेल्दी होगा, केमिकल फ्री फूड मिलेगा हमें, इन्वायरमेंटल की भी प्रोटेक्शन होगी, जो कि फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई कॉस्ट पड़ता है अगर हम पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स को खरीदें, लोअर यील्ड इनिशियली एंड रिक्वायर्स मोर नॉलेज, और उसके लिए हमें नॉलेज भी बहुत सही चाहिए। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या आता है? रूरल डेवलपमेंट में इज एसेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ। रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया की ग्रोथ के लिए। सॉल्विंग इश्यूज ऑफ, ताकि क्या क्रेडिट का इश्यूज सॉल्व हो सके, मार्केटिंग का, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि क्या है जो इम्प्रूव हो फार्मर्स की इनकम और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो, और वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो उनका। तो क्या हो जाए? इन सबको इम्प्रूव करके उनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन टू अर्न अ लाइवलीहुड। उनकी एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स मिले उनको, ठीक है, पीपल्स के एंगेजमेंट हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ताकि वो अपना जो लाइवलीहुड है, अपना सर्वाइवल है, वो अच्छे से जी सकें। ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग, कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स। जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बट ग्रोथ इज़ नॉट सफिशिएंट कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़रूरी नहीं है कि उनकी ग्रोथ भी हो, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने से ज़रूरी नहीं है उनकी ग्रोथ नहीं हो। क्यों? क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, इतना मीन्स उनकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनको बहुत कम प्राइजेस में, बहुत कम सैलरीज में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, उनके पास जॉब है, एंगेजमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, लेकिन उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ है वो नहीं हो रही है उसमें, उनको मजबूरी में उस पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चेंजेस शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इंक्रीज इन कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क। कॉन्ट्रैक्ट वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके पास क्या है? वो परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है तो वो परमानेंट जॉब नहीं है। राइज इन फीमेल पार्टिसिपेशन। फीमेल भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, स्लो बट इम्प्रूविंग। बेशक वो स्लो कर रही है लेकिन इम्प्रूव हो रहा है पहले से, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर जो कि है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जॉब्स विद सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स। फॉर्मल सेक्टर है, गवर्नमेंट है, फिक्स्ड सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनको, पीएफ, पेंशन, मेडिकल, सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है उनको, डीए, रेंट वगैरह भी सब कुछ मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिलते हैं, हेल्थ का भी उनको सब कुछ मिलता है, मीन्स बहुत। तो तभी तो क्या है, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होगी या फिर बिग कंपनीज होगी जिनके पैकेजेस होते हैं, बहुत लैक्स में उनके पैकेजेस होते हैं, ठीक है, तो उनमें मिलती है उनको फिक्स्ड जॉब, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जॉब्स विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी और बेनिफिट्स, कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं होती। अगर देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे में अगर उन्होंने काम मीन छुट्टी भी ले ली अगर एक दिन की, तो उनकी सैलरी कट हो जाती है। नो फिक्स्ड इनकम, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और पुअर वर्किंग कंडीशंस भी पुअर हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट्स में तो एसी में बैठे रहना, कोई भी मीन्स बैठे भी हैं तो कोई भी इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल फार्मर्स हैं, डेली वेज वर्कर है जो कि स्मॉल शॉप वर्कर्स हैं, या फिर जो कि स्मॉल शॉप्स में काम कर रहे हैं, या फिर स्मॉल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत छोटी कंपनीज में जिनकी 10K सिर्फ सैलरी रहती है,
फैक्ट क्या, अराउंड 90% ऑफ इंडिया फोकस इज द इनफॉर्मल सेक्टर। 100 में से जो 90% पीपल हैं, 90% जो पॉपुलेशन है वो किस में काम कर रही है, वो काम कर रही है इनफॉर्मल सेक्टर में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्या है एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग जॉब, कि लोग काम तो करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटी काम करने की अच्छी है पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, पीपल वर्किंग बिलो देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है काम करने की, उनके पास एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको जो सैलरी है उनको वो क्या मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मोर पीपल एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं। अब जैसे गाँव में है, एक खेत में अगर काम करने के लिए जाते हैं, अगर वो उसको काम को 2 जने भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 4 जने काम कर रहे हैं, तो जो 2 जने हैं वो है तो अनएम्प्लॉयड है ना, ठीक है। तो जो कि कॉमन किस में, एग्रीकल्चर में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। जॉबलेस ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंक्रीज इक्वली, इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं हो। इनफॉर्मलाइजेशन, इंक्रीज इन इनफॉर्मल जॉब्स इवन इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल जॉब्स तो इंक्रीज हो रही हैं किसमें, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं फॉर्मल सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग यूथ फॉर जॉब्स, तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में क्या आ जाएगा, स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग यूथ फॉर जॉब्स, यूथ को जॉब्स में ट्रेनिंग मिले, उनकी पॉलिसीज क्या क्या लेके आई जाए। गवर्नमेंट की स्कीम जैसे मनरेगा हो गया, प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज जो कि मिलती है। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रमोशन हो ताकि उनको क्या मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। लेबर रिफॉर्म्स इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस एंड सिक्योरिटी, लेबर रिफॉर्म्स लेके आए कि वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी, उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले। फोकस ऑन एजुकेशन एनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल, उनकी जो हमने अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है, तो उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको थोड़ी फॉर्मेशन हो, उनको ट्रेनिंग मिले ताकि वो अच्छे से काम करें और उनकी सब कुछ जो कि फिक्स्ड हो, सैलरी फिक्स्ड हो, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो उनकी जॉब है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, इंडिया फेसेस करते चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन, बट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मलाइजेशन भी है, बहुत सारे वर्कर्स तो ये नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन बट थ्रू प्रॉपर पॉलिसीज, अगर प्रॉपर पॉलिसीज लेके आए, स्किल डेवलपमेंट हो उनकी, तो जो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है कि आज तो अगर हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसको पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनको जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनकी जो नीड्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें मनी का, आप अगर मनी को आज यूटिलाइज कर रहे हो, उसको मीन्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर के लिए भी तो क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो मीन्स आज की नीड्स को तो प्रेजेंट करना ही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर की जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जनरेशन्स को, उनकी नीड्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किस पे फोकस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एंड सोशल वेलबींग, लेकिन ये किस में है, रिसोर्सेज में, ठीक है। हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन है, उनकी नीड्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जैसे कि ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम ओवर यूज़ ना करें, मिनरल्स का, फॉरेस्ट का, वाटर का हम ओवर यूज़ ना करें, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए वो बिल्कुल ही ना बचे, ठीक है। लीड्स टू रिजल्ट रिसोर्स डिप्लीशन, उनका हम कम यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें नेचुरल रिसोर्सेज का। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, हम एयर पोल्यूशन ना करें, वाटर पोल्यूशन ना करें, सॉइल पोल्यूशन ना करें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके क्या हो, उनकी नीड्स को, जो उनकी नीड्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, केमिकल हार्म नेचर हो गया, डिफॉरेस्टाइजेशन, जैसे कि हम फॉरेस्ट को कट करे जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन करे जा रहे हैं, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2। कॉजेज क्या हो रहा है इससे, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल हो गया, डिफॉरेस्टाइजेशन हो गया, फॉरेस्ट को कट किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल से बहुत ज़्यादा
मीन्स गैसेस, जो इतने सारा केमिकल्स निकल रहे हैं वहाँ से जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं इससे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइजिंग हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहे हैं, थ्रेट टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये थ्रेट है। तो मेजर्स क्या है इसके, तो हम क्या करें, यूज़ ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी का यूज़ हो, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, कोई भी चीज़ हो हम उसको बार बार यूज़ करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें, ताकि क्या है जो रिसोर्सेज है वो बचे रहें। एफोरेस्टेशन हो, मीन्स बहुत ज़्यादा हम ट्री प्लांट करें, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो, अवेयरनेस एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट रूल्स ऑन पब्लिक अवेयरनेस हो, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो एसेंशियल है बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन, ताकि जो कमिंग जनरेशन हैं उनके लिए बेटर फ्यूचर लेके आ सके। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड चाइना। बस हमारा रह गया है सिर्फ पूरे के पूरे 5 मिनट का लेक्चर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। तो जो लास्ट का है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो उसमें यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो आपने ये वाली स्लाइड पढ़ रहे हैं तो आप ये कंप्लीट लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया फास्टर एंड मोर स्टेबल ग्रोथ, इंडिया की क्या इकोनॉमिक डेवलप के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, फास्टर है, मोर ज़्यादा स्टेबल है, स्पेशली आफ्टर 1991 के जो हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसके बाद। पाकिस्तान की क्या है जो स्लोअर है और अनस्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, वेरी लार्ज पॉपुलेशन बट ग्रोथ रेट इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट क्या है वहाँ डिक्लाइन कर रहा है इंडिया में, और यहाँ पे क्या है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पता ही होगा पाकिस्तान में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सेक्टरल डेवलपमेंट, इंडिया में स्ट्रॉन्ग सर्विसेज है जैसे कि आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम हो गया, और पाकिस्तान में क्या बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सिर्फ एग्रीकल्चर पे, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पे है इंडिया में लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, बेटर लिटरेसी है, हेल्थ केयर भी अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या बहुत ज़्यादा लो लिटरेसी रेट है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा वीक है। अब इंडिया वर्सेस चाइना की बात करते हैं हम इकॉनमी में, इंडिया चाइना को तो पता ही है बहुत ज़्यादा आगे है चाइना। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो चाइना वेरी हाई कंसिस्टेंट ग्रोथ सिंस 1980s के बाद वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ग्रोथ करा जा रहा है, और हाई ग्रोथ बट स्लोअर देन चाइना। इंडिया में भी ग्रोथ है लेकिन चाइना से क्या है बहुत कम है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, 1 चाइल्ड पॉलिसी अर्लियर, कि जो चाइना में है वो कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले तो चाइना की फर्स्ट पे थी लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी लेके आई 1 चाइल्ड पॉलिसी अर्लियर जो पहले आई थी। बट इंडिया में क्या है लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सेक्टरल डेवलपमेंट की बात करें, चाइना में बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वर्ल्ड फैक्ट्री है ये, एक तरह से सारा का सारा चाइना से ही सब कुछ आता है। एंड यहाँ पे क्या है इंडिया में स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर है, जैसे कि पहले मैंने अभी बताया था कि जो एग्रीकल्चरल से सीधा का सीधा सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा आ गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कम डेवलप किया था। तो यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चरल जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, चाइना में हाई लिटरेसी रेट है, बेटर हेल्थ केयर है, हाई HDI एंड इम्प्रूविंग बट स्टिल बिहाइंड चाइना, लेकिन चाइना से बहुत कम ही है। जैसे कि अदर पॉइंट्स हो गए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में, फास्टर पॉवर्टी रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है इंडिया में, एंड ग्रोइंग IT सेक्टर। तो ओवरऑल कंक्लूजन देते हैं हम, इंडिया परफॉर्म्स बेटर देन पाकिस्तान इज मोस्ट इंडिकेटर्स, जो इंडिया परफॉर्म कर रही है वो पाकिस्तान से अच्छा कर रही है, लेकिन जो चाइना परफॉर्म कर रही है वो इंडिया से बेटर कर रही है इन ग्रोथ रेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंड HDI में भी। तो हाउएवर इंडिया शोज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ड्यू टू इट्स सर्विस सेक्टर एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ से हो गया हमारा पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट। हमारा लेक्चर हो चुका है अब यहाँ पे कंप्लीट, एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।